उसे अपने ही बेटे के कत्ल के आरोप में उम्र कैद हुई थी। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया तब हिल गई जब उसे पता चला कि शायद उसे झूठे केस में फंसाया गया था। उसकी साली रेचल मुलाकात के दौरान एक फोटो लेकर आई। यह तस्वीर उसके एक दोस्त ने कुछ दिन पहले बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने के दौरान खींची थी। फोटो के कोने में खड़ा एक छोटा लड़का हूबहू उसके बेटे मैथ्यू जैसा दिख रहा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि गाल पर मौजूद वही जन्म का निशान भी बिल्कुल वैसा ही था। ब्रायन के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। उसे अच्छी तरह याद था कि सबसे पहले वही कमरे में पहुंचा था जहां उसे बेटे की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश मिली थी। बाद में पुलिस की डीएनए रिपोर्ट ने भी साफ लिखा था कि वह शव उसी के बेटे का था। लेकिन मशहूर पत्रकार रेचल को इस फोटो में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका मानना था कि मैथ्यू शायद अब भी जिंदा है। शुरुआत में ब्रायन ने इसे महज एक संयोग समझा, लेकिन जेल लौटते वक्त उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। अगर उसका बेटा सच में मरा ही नहीं तो? पूरी रात सोचने के बाद उसने फैसला किया कि सच सामने लाने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगा। आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार करता था। उसे मारने की बात वह खुद भी कभी नहीं मान पाया। वह जेल के वार्डन के पास पहुंचा जो उसके पिता का पुराना दोस्त था और बचपन से उसे जानता था। ब्रायन ने पूरी बात बताकर विनती की कि पुराने केस की सारी फाइलें मंगवा दी जाएं। वार्डन ने ऊपर से तो यही कहा कि डीएनए रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती और उसे झूठी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। लेकिन ब्रायन के जाते ही उसने अपने सारे काम रद्द कर दिए। उसी रात बोस्टन जाकर केस की पूरी फाइलें मंगवाई और चुपचाप उसके पास भिजवा दी। फाइलों में लिखा था कि घटना वाली रात घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले। किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट या डीएनए का भी कोई सबूत नहीं था। ब्रायन को पहले से नींद में चलने की बीमारी थी जिसमें इंसान अनजाने में हिंसक हरकत कर सकता है और बाद में उसे कुछ याद भी नहीं रहता। शव इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि पहचान सिर्फ डीएनए से हुई थी। शरीर पर बेसबॉल बैट के कई वार थे और वही बैट उसके घर का निकला जिस पर सिर्फ उसके ही फिंगरप्रिंट मिले। सबसे बड़ा सबूत पड़ोसी विलियम की गवाही थी। उसने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों ब्रायन को पहाड़ी के पीछे वही बैट दफनाते देखा था। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ब्रायन ने सबसे पहले विलियम का नाम घेरा। उसकी छठी इंद्रिय कह रही थी कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा है। उसने तुरंत रेचल को अगले दिन जेल आने के लिए कहा ताकि दोनों मिलकर जांच आगे बढ़ा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फोन कॉल होते ही एक भ्रष्ट जेल अधिकारी टेड को खबर मिल चुकी थी और अब जेल के अंदर ही उसकी हत्या की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में दर्जनों हत्याओं का आरोपी एक खतरनाक कैदी उसके साथ काम पर लगा दिया गया। आते ही वह उसे उकसाने लगा और बार बार बेटे की हत्या वाली रात का जिक्र छेड़ने लगा। ब्रायन लगातार खुद को शांत रखता रहा लेकिन अचानक उस कैदी ने पीछे से उसका गला दबोच लिया। पास खड़ा दूसरा गार्ड बीच बचाव करने ही वाला था कि टेड ने उसे रोक दिया। दम घुटने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपने बेटे का मासूम चेहरा याद आया। उसी हिम्मत ने उसे नई ताकत दी। उसने पूरी ताकत से पलटवार किया और हमलावर को लगभग मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। आखिरकार दूसरे गार्डों ने आकर दोनों को अलग किया। बाद में वार्डन ने टेड से जवाब मांगा कि उसने समय रहते दखल क्यों नहीं दिया। उसने बहाना बनाया कि दो खतरनाक कैदी आपस में लड़ पड़े थे और वह सही समय का इंतजार कर रहा था। सबूत न होने की वजह से वार्डन कुछ नहीं कर सका लेकिन उसे यकीन हो गया कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था।